महाराष्ट्र में दो बड़ी फूट के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। इनमें पहले तो संजय राउत पानेसर की मुलाकात का होना, जो कि मनसे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में कयास लगने लगे कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे हैं। फिर संजय राउत का ये बयान देना कि दोनों भाई हैं, भाई हमेशा भाई ही रहेंगे, इनको आपस में बात करना होगी तो किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, और क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ इस तरह के बयानों के बाद में कयास ये लगने लगे कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आने लगे हैं। फिर राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हो जाती है। कहा जाता है कि क्या शिंदे भी इस बात को भाप गए हैं और वो राज ठाकरे से इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये खबरें क्यों आ रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और समीर चौगांवकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो भी महाराष्ट्र की राजनीति को बड़े करीब से जानते हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, हर्ष जी, शुरुआत आपसे, कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन दुश्मन नहीं। हालांकि राजनीति में ना कोई परमानेंट दुश्मन है ना कोई परमानेंट दोस्त है, ये पुरानी कहावत है। फिर भी अभी जिस तरह का वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वहाँ पर शिवसेना और बीजेपी की युति वाली लड़ाई को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन है। बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। एकनाथ शिंदे उनके वारिस वैसे नहीं दिखाई पड़ते, संख्या बल में भले ही दिखाई देते हो। उद्धव ठाकरे भी वैसे नहीं दिखाई पड़ते। राज ठाकरे दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो कहीं है नहीं। तो आपको लगता है एक वैक्यूम क्रिएट है जिसको भर सकती है ये युति? नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त संक्रमण काल चल रहा है। दरअसल एक तरह से कहें, जो दो बड़े पावर सेंटर थे, बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, जो निस्संदेह दोनों सबसे बड़े पावर सेंटर थे, दोनों सबसे बड़े नेता थे, उन दोनों नेताओं की विरासत संभालने वाले लोग या तो उस तरह के रहे नहीं या उन्होंने दिया नहीं। बाला साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो पुत्र मोह में पड़ गए। अगर राज ठाकरे को कमान दे देते तो शायद शिवसेना उसी अंदाज वाली रहती जैसी शिवसेना चाहिए थी। उद्धव का उस स्वभाव ही नहीं था कि उस शिवसेना को संभाल पाते। शरद पवार अगर पुत्री मोह में नहीं पड़ते और अजीत पवार को दे देते तो वो एनसीपी पूरी तरह से इंटैक्ट रहती। तो आज हम लोग ये बात नहीं करते, ये दोनों पार्टियां अपनी जगह खड़ी रहती। लेकिन अब इसका जो दूसरा पहलू है कि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे संभालने के, जिसको कहते हैं कि कितना पहुंच पाए कितना नहीं पहुंच पाए, तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि 2.5 वर्ष की सरकार में वो अपनी बीमारी की वजह से हो या दूसरी वजहों से हो मंत्रालय नहीं जा पाते हैं, और उनका सबसे विश्वस्त उनके नीचे से कारपेट खींच लेता है। इसका मतलब नेता के तौर पर बेहद खराब, प्रबंधन के तौर पर बेहद खराब, दूरदृष्टि कतई नहीं। राज ठाकरे का संकट क्या, जब एमएनएस आई एक बार तो 13 सीटें भी जीत ली, लगा कि पूरे राज्य में वो दौरा करेंगे। लेकिन राज ठाकरे का संकट ये है कि वो सोच रहे हैं कि उनकी जो लार्जर देन लाइफ छवि थी कि भाई कार्टूनिस्ट बाला साहब और उनके भतीजे कार्टूनिस्ट, उस पर कुछ मिल जाएगा। वोट मिला नहीं, आधार हुआ नहीं। अब अगर ये कह रहे हैं कि दोनों चूंकि किसी काम के नहीं रह गए इसलिए मिलकर काम बनाएंगे, ये राजनीति में होता नहीं। किसी न किसी एक को तो मजबूत होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि संक्रमण काल में कुछ दिन चलेगा ये, लेकिन 2024 का चुनाव और बीएमसी का चुनाव जब भी होगा, ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के नए ध्रुव कौन है। उसके पीछे कोई खड़ा होगा, बराबरी का जोड़ नहीं होता है। समीर जी, ऐसा कहना भी गलत होगा कि राज ठाकरे पूरी तरह से अप्रभावी रहे, उद्धव ठाकरे भी पूरी तरह से अप्रभावी नहीं रहे। लेकिन हाँ, उनसे अगर बाला साहब ठाकरे वाली नेतृत्व क्षमता की अपेक्षा की जाती रही तो उस पर वो खरे नहीं उतरे, ये बात भी गलत नहीं है। फिर भी क्या लगता है कि दोनों के पास में एक दूसरे के लिए वैक्यूम है, और अगर दोनों साथ में आते हैं तो बाला साहब ठाकरे की विरासत को वो आगे बढ़ा सकते हैं, तब जबकि उनकी शिवसेना इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास जा चुकी है। मुझे लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी वो उसको आगे बढ़ाने में उद्धव ठाकरे असफल रहे, और अब साथ में अगर दोनों आएंगे तब भी अब संभव नहीं होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति अब बहुत आगे बढ़ चुकी है बाला साहब ठाकरे की राजनीति के समय से। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि 2006 में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का राज ठाकरे ने गठन किया था तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा वर्ग महाराष्ट्र की राजनीति का, और खासतौर से मुंबई से, बाला साहब ठाकरे को जो मानते थे वो राज ठाकरे के पास चले जाएंगे और उद्धव को हार कर राज ठाकरे से समझौता करना पड़ेगा। ऐसा लगा भी विधानसभा चुनाव में, जिस हिसाब से सारे लोकसभा चुनाव में सारे शिवसेना के सांसद हार गए थे, महाराष्ट्र नवनिर्माण ने अच्छा वोट बैंक लिया था। लेकिन राज ठाकरे उद्धव अपने चाचा बाल ठाकरे समान राजनीति करना चाहते थे कि ड्राइंग रूम में बैठ के मैं जो बोलूँ वो फाइनल वाक्य। जो शहंशाह की राजनीति बाला साहब ठाकरे करते थे, राज ठाकरे भी उसी राजनीति को करना चाहते थे, लेकिन वो उसमें असफल रहे। अब जब शिवसेना सत्ता में रहने के बाद अब तब शिवसेना को मनसे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजनीति रूप से राज ठाकरे लगभग सक्रियता खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब जिस हिसाब से शिवसेना में टूट हुई, एकनाथ शिंदे शिवसेना का नाम लेके चले गए, सिंबल लेके चले गए, उद्धव के पास अब कुछ नहीं बचा। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे भी इस बात की कोशिश करेंगे कि राज ठाकरे उनके साथ जुड़े, और राज ठाकरे को भी अब ये लगेगा, क्योंकि राज ठाकरे को ये लग रहा था कि जब
अपने उद्धव ठाकरे इसके साथ चले गए थे, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की कोशिश की थी कि राज ठाकरे को वापस सपोर्ट किया जाए और जो मराठी वोट बैंक उद्धव ठाकरे के साथ है उसे राज ठाकरे की तरफ शिफ्ट करवाया जाए और राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे के बदल खड़ा किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी ताकत और सपोर्ट किया और एक शिवसेना को ख़त्म कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अब राज ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि अब उनके पास शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में किसी तरह की बार्गेनिंग आगे चुनाव के समय लेने की स्थिति में वो नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि चलो अब राज ठाकरे से बात करते हैं और हो सकता है भविष्य में हम मिलकर इतनी ताकत ले लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्ष जी, शिंदे भी उस तरीके से जैसे एक मैसेज दे दिया गया हो अजीत पवार को लाकर कि शिंदे का गुट है, शिंदे की जो ताकत है, बार्गेनिंग जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें शिंदे को भी थोड़ा सा डाउन कर दिया गया है। और शिंदे जब राज ठाकरे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी शिवसेना के ऊपर सबसे बड़ा संकट है ठाकरे सरनेम का। आपको याद होगा, न राज आए न उद्धव आए तो वो परिवार के दूसरे सदस्यों को, बड़े भाई के बच्चों को, पत्नी को, सबको लेकर मंच पर आ गए, क्योंकि वो ठाकरे सरनेम और ठाकरे परिवार बड़ा महत्वपूर्ण है। राज ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकातें, शिंदे की मुलाकातें स्पष्ट तौर पर बताती हैं कि राज ठाकरे के लिए कितने जरूरी हैं यह तो अलग बात है, लेकिन इनके लिए राज ठाकरे जरूरी हैं। और अब वही राज ठाकरे जो समीकरण समीर जी बता रहे हैं उस हिसाब से उद्धव ज्यादा मुफीद दिखाई पड़ते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। होता क्या है, राजनीति में आप क्या देने की स्थिति में, इससे सब कुछ तय होता है। आज की तारीख में राज ठाकरे किसी भी पार्टी को कुछ देने की स्थिति में नहीं, सिवाय किसके कि वो खड़े हो जाएंगे तो एक सेंटीमेंट बनेगा कि भाई राज ठाकरे भी आ गए। राज ठाकरे की ताकत क्या है, राज ठाकरे के लोग कहाँ हैं, संगठन कहाँ है, किस हिस्से में वो विधायक जीत सकते हैं। और अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है जिसमें राज ठाकरे की पार्टी जैसी पार्टियां हैं उनकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं रहेगी। एकनाथ शिंदे एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सारा खेल मजबूती का है। अगर आप शिवसेना वाली ताकत, शिवसेना वाली विरासत नहीं ला पाएंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे नहीं चल सकते। और एक बात ठीक से समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में वो स्थान हासिल कर लिया है जो न शरद पवार हासिल कर पाए और न बाला साहब ठाकरे। 100 के ऊपर की खड़ी उसके देवेंद्र फडणवीस नेता हैं। मराठा एक नेता उनका तैयार हो चुका है। आप भले ही ब्राह्मण, मराठा वो सब अलग अलग करके देखते हैं, पिछड़ी जाति का और सब कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नेता देवेंद्र फडणवीस हो चुका है। उसमें एक सेंटिमेंट के लिहाज से आपको एक चाहिए जिसके लिए आप एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपको लगता है कि अजीत पवार भी आ जाएंगे। मेरा ये मानना है कि इस संक्रमण के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खूंटा मजबूती से गाड़ दिया है। बावनकुले जो कह रहे हैं कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सब कहने की बातें अभी सरकार में दिखाने की कोशिश है, क्योंकि सरकार का चेहरा तो एकनाथ शिंदे है, बीजेपी तो सपोर्ट कर रही है। नहीं, इसमें कोई भ्रम नहीं। 2024 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी शिंदे को छोड़ कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, ये तो सही है, लेकिन चुनाव में भी शिंदे के साथ उतरने वाली है, इसमें भी संदेह है। नहीं, कोई नहीं कहेगा कि देवेंद्र फडणवीस का चेहरे के बजाय एकनाथ शिंदे के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अभी देवेंद्र फडणवीस वाला चुनाव नहीं होना है। अभी पहला चुनाव होना है लोकसभा का। लोकसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पे, श्रीकांत शिंदे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होगा। जब आप राज्य के चुनाव में जाएंगे तब देवेंद्र फडणवीस और शिंदे, अजीत पवार की लड़ाई आएगी। हटा दिया जाएगा उनको। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने इसी से समझिए अजीत पवार महिमा मंडन कर रहे हैं कि मोदी जी के अलावा देश को कोई आगे नहीं ले जा सकता। और सब छोड़ दीजिए, गुवाहाटी के होटल वाला वो वीडियो याद करिए जो रिलीज हुआ था, जिसमें एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमारे पीछे महाशक्ति है। वो तो अभी भी कह रहे हैं, करना। वो अभी भी कह रहे हैं। जब महाशक्ति जब तक है तब तक महाराष्ट्र की राजनीति बहुत कुछ। वो अजीत पवार के लिए भी यही कह रहे थे अभी कि उनके पीछे भी महाशक्ति है। लेकिन चुनावी गणित जो अभी बता रहे हैं, सीटों के लिहाज से देखिए अल्टीमेटली जमीन पर उतरकर चुनाव होता है। ये चुनाव जीतने के बाद जो समीकरण हो रहे हैं संख्या बल के आधार पर, ये अलग चीज है। जनता इसको देख रही है महाराष्ट्र की। आपको लगता है कि ये सेंटीमेंट भले ही अभी देने के लिए राज ठाकरे के पास कुछ ना हो, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं तो वो बाला साहब की, ठाकरे की विरासत, वो शाखाएं, वो तमाम कार्यकर्ता जो शिवसेना या बाला साहब के चेहरे से जुड़े, उनको साथ में लाने में कामयाब होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, शिवसेना के लिए बेसिकली कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में राज्य सरकार महत्व की नहीं रही। उनके लिए हमेशा बीएमसी महत्व का रहा। शिवसेना हमेशा चाहती रही कि बीएमसी पे उनका कब्जा रहे और वो उस पर लगातार रहे। 2017 के चुनाव में क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को खाली 2 सीटें कम मिली थी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो मनसे के पार्षदों को लेकर अपना महापौर बना सकती थी, लेकिन चूंकि गठबंधन में थे और भारतीय जनता पार्टी ने कहा ठीक है, आप को कॉर्पोरेशन में रहना है तो हम आपका मेयर बनवा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को दिया। तो शिवसेना का पूरा फोकस बंबई की राजनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि अब शिवसेना में जिस हिसाब से टूट हुई है, अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का फोकस महाराष्ट्र नहीं होगा,
उद्धव ठाकरे का भी महाराष्ट्र नहीं होगा। उद्धव ठाकरे की प्राथमिकता है कि भले ही महाराष्ट्र में मेरी सत्ता नहीं आए, बीएमसी के चुनाव में शिवसेना मतलब उद्धव गुट सत्ता में आए और बीएमसी में मेरा कब्जा हो जाए। 40,000 करोड़ का आज बजट है बीएमसी का, 17-18 साल शिवसेना को चलाती रही है। तो शिवसेना का पूरा फोकस अब जो महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ बीएमसी पे कब्जे रहेगा। अगर वो बीएमसी की सत्ता किसी तरह से प्राप्त करने में सफल रहती है तो शिवसेना फिर ताकत पाएगी, पैसों से भी और महाराष्ट्र के संगठन के हिसाब से भी, मुंबई बेस के हिसाब से भी। अगर बीएमसी में शिवसेना बुरी तरह हारती है, शिवसेना मतलब उद्धव गुट अगर बुरी तरह हारता है, तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति पूरी खत्म हो जाएगी। और इन दोनों भाइयों की जो मुलाकात हो रही है, मुझे लग रहा है दोनों भाइयों का फोकस बंबई रहा है हमेशा कंट्रोल करने का। तो दोनों मिलकर हो सकता है कि बंबई में कोई समीकरण बिठाए, सीटों का बंटवारा करें, आपस में मिलकर लड़ें और बीएमसी में कब्जे करने की कोशिश करें। जी, मेरा समीर जी आपसे सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है बाला साहब अब तो है नहीं, लेकिन उनका एक बड़ा रुतबा रहा है, बड़ा सम्मान आज भी सब कर, शिंदे भी करते हैं, राज ठाकरे भी करते हैं, उद्धव भी करते हैं, उनका कितना असर है और उनकी कितनी कमी महाराष्ट्र की सियासत में महसूस की जा रही है जिसको दोनों भाई साथ में आकर पूरा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अब बाला साहेब ठाकरे का बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में असर नहीं है। पहले असर हुआ करता था जब प्रमोद महाजन और बाला साहेब ठाकरे मिलकर जब सरकार चलाते थे या गठबंधन चलाते थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का। लेकिन अब 2014 के बाद जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बढ़ा है, मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आज की तारीख में मोदी ही एक नाम है जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बाला साहेब ठाकरे से ज़्यादा आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी का नाम ज़्यादा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाला साहेब ठाकरे के कारण अब लोग इनसे जुड़ेंगे। बड़ा वोट बैंक 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो चुका है। 2019 में आप देखेंगे, एक समय भारतीय जनता पार्टी जो छोटे भाई की भूमिका निभाती थी, आज बड़े भाई की भूमिका आ चुकी है। लेकिन अब हालात बदले हैं। अब शिवसेना बीजेपी क्यों मजबूत है महाराष्ट्र में? वो बेशक बड़े भाई की भूमिका में आ गई, लेकिन बड़े भाई तक पहले पुराने पूर्व बड़े भाई ने पहुंचा है जो अब छोटे भाई की भूमिका में आ गए, और वो भी आधे अधूरे से हो गए। अब एकनाथ शिंदे वो शिवसेना तो नहीं है, ये बात तो कहना गलत नहीं होगा, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी। तो आपको लगता है कि उतने मजबूत अब बीजेपी रहेगी या उससे ज़्यादा मजबूत आप देखते हैं, या आपको लगता है कि जैसा हम खबरों के खिलाड़ी में बात कर रहे थे कि कांग्रेस को कुछ इसका फायदा हो सकता है, या फिर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जो बचा हुआ धड़ा है उसका कोई समीकरण बने तो इनको फायदा हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति तो यूं ही चलती है, हमेशा से यूं ही चलती रही। और हम जब ये कहते हैं कि फलाना नेता की कमी महसूस होती है ना, लेकिन उसको कौन रिप्लेस कर देता है? अब कोई कहे कि इंदिरा गांधी का प्रभाव आज कितना है, कोई कहे कि बाबू जगजीवन राम का प्रभाव कितना है, कोई कहे कि दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रभाव कितना है, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव। कर्नाटक में इंदिरा अम्मा खूब चला, प्रियंका ने उस इमेज को बुनाया। नहीं, ये थोड़ा सा समझिए। मैं वही कह रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे की इमेज को बुनाना और उनके नाम पर वोट मांगना, राजनीतिक तौर पर किसी के चित्र लगाना, किसी को बोलना, ये एकदम अलग बात है, उस संकेत की बात। लेकिन अब राजनीति वहां की बहुत स्पष्ट है। और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए, तब जब बाला साहब ठाकरे की राजनीति थी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे, लेकिन फिर भी मातोश्री ही तय करता था। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, ये दोनों सबसे बड़े नेता थे, दोनों रिश्तेदार भी हो गए, दोस्ती थी फिर रिश्तेदारी हो गई। ये दोनों नेता बाला साहब के सामने नतमस्तक रहते थे। देवेंद्र फडणवीस किसी के सामने नतमस्तक नहीं रहते। देवेंद्र फडणवीस 5 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस अभी भी उप मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्य की राजनीति की धुरी है। 100 के ऊपर सीटें, और महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव बहुत कुछ तय करने जा रहा है। अभी समीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी बस थोड़े से ही रह गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैन महाराष्ट्र पार्टी है वो अकेली पार्टी है, दूसरी पार्टियां छोटी छोटी हैं, वो भी छोटी छोटी आधी अधूरी हैं। तो अब कहां राजनीति जाएगी? अब राजनीति ये है कि उनके संक्रमण में कौन एक कांग्रेस को नहीं भूल सकते, क्योंकि कांग्रेस अभी तक तो है, निश्चित तौर पर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब इधर तो कंसोलिडेशन हो चुका, उधर के संक्रमण काल में एक नेता कौन होगा उसकी प्रतीक्षा है। इसी में जोड़ना चाहता है हर्षवर्धन जो बात कही कि देखिए 2014 में ये साफ हो गया था जब चारों दल अलग लड़े थे, शिवसेना भाजपा गठबंधन नहीं हुआ था, भाजपा अपने दम पे 125 सीटें लेके चली गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। राष्ट्रीय संघ के संगठन के कारण, उनके समर्पित स्वयंसेवकों के कारण, भाजपा के अपने कैडर के कारण भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र में पूरी बन चुकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बंबई में भी अब जो एक समय शिवसेना का सिक्का चलता था, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में भी जाती है, अगर अगले विधानसभा चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। जब पूर्ण शिवसेना और पूर्ण एनसीपी साथ में नहीं चल पाए, आधे अधूरे हो गए हैं, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का भविष्य कितना सिक्योर देखते हैं आप बीजेपी के साथ?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये विलय नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के रूप में आया। लेकिन डिफ्यूज हो रहे हैं, दूसरे दल कमजोर हो रहे हैं, ये एक थ्योरी आ रही है वहां पर कि जो भी साथ में आता है वो क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाता है और बीजेपी मजबूत हो रही है। पूरा आंकड़ा आप लोग बता चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब अजीत पवार, एकनाथ शिंदे आगे बढ़ने के बजाय और नीचे जाएंगे? मुझे लगता है कि इन्हें चुनौती तो है भाई। एकनाथ शिंदे जरूर शिवसेना का सिंबल लेके आ गए, लेकिन एक वोट बैंक तो ऐसा रहेगा ही महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से बम्बई के अंदर। और एकनाथ शिंदे भी ठाणे और बम्बई के ही लीडर है, कोई पूरे महाराष्ट्र के लीडर है नहीं। तो ऐसा एक वोट बैंक हमेशा रहेगा जो उद्धव ठाकरे के साथ, जिसका मातोश्री के साथ, जिसका बाला साहेब ठाकरे के प्रति समर्पण होगा, वो जाएगा। लेकिन अब एक पीढ़ी पूरी बदल चुकी है, जो वोट बैंक की पीढ़ी है, युवा वर्ग आ चुका है, उन्हें अब उतना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रति नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति में नुकसान तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे को भी होगा, अजित पवार को भी होगा, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है और भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ा दल बनेगा और अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में रहेगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शिंदे और पवार का नुकसान ही बीजेपी का फायदा। आपको कह रहे हैं बीजेपी फायदा एक में पार्टी है, लेकिन किसके नुकसान पे? जिनको दोस्त बना रहे हैं, जिनको साथ। देखिए, जब उद्धव ठाकरे निकल कर गए थे तो किसी ने मुझे बहुत लंबा सा मैसेज भेजा, कोंकण का रहने वाला खाटी शिव सैनिक, हिंदुत्व वाला, और उसकी पीड़ा जो थी ना कि हम जिस हिंदुत्व की राजनीति, बाला साहब ठाकरे की राजनीति पर इस परिवार के साथ रहे, उद्धव ठाकरे ने वही छोड़ दिया। अब जाहिर है कि दो तरह के वर्ग होंगे। एक वर्ग होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। दूसरा वर्ग कहेगा कि भाजपा तो वही कर रही जो बाला साहब कह रहे थे, और वो उसके साथ जाएगा। तो एक वर्ग का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, एक वर्ग का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दोबारा तो वही समीकरण बन गए। यही शिंदे गुट एनसीपी का विरोध कर रहा था, यही फिर साथ में बैठने को मजबूर है, भले ही चाहे ना चाहे। नहीं, मुझे लगता है ये तो दूसरी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आप इसको सामान्य राजनीति से मत देखिए। ये अमित शाह शरद पवार के व्यक्तित्व की लड़ाई है। मैं इतना खुल के बार बार कह रहा हूं, शायद ही कोई ये कहे। बाकी सब अपनी जगह, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी ये करने की। ये कठिन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो मोदी शाह युग वाली जोखिम वाले फैसले लेती है, ऐसे ऐसे धड़ों के साथ संतुलन करती है जो संभव। मोटी भाषा में इसको ईगो की लड़ाई बोलो, कह सकते हैं ये। और राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है भाई ईगो होना। बड़ा ईगो अच्छी चीज है, ईगो हर वक्त बुरी चीज थोड़ी ना है। आप अपनी मजबूती के लिए, अपनी ताकत के लिए ईगो दिखाएं तो ये तो अच्छा है, और राजनीति में यही है। वरना ईगो ही नहीं होगा तो क्या है, छोड़ दो सब, बैठ जाओ घर में, सन्यासी बन जाओ। सहमत है फाइनल? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, धोखे जिसने धोखा दिया उसको सबक सिखाने की राजनीति थी। जब 2019 में अजित पवार आए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ, और शरद पवार को भी मालूम था और अमित शाह को भी मालूम था। शरद पवार अमित शाह दोनों के नॉलेज में था, लेकिन जिस हिसाब से शरद पवार ने पलटी मारी थी, उसका असर देवेंद्र फडणवीस से कम पड़ा। राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह और मोदी के इस पर इसका ज़्यादा असर पड़ा था, जिस हिसाब से सरकार गई थी। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से धोखा दिया था शरद पवार ने वहाँ की सरकार को, तो उसका सबक सिखाना अमित शाह चाहते थे, और उन्होंने शरद पवार को बता दिया कि असली चाणक्य कौन है। बिहार में भी तो यही हुआ है फाइनल। नहीं, बिहार में भी ईगो की लड़ाई चल रही है। बिहार तो मैं दूसरी बात कहता हूँ, बिहार का तो दुर्भाग्य ही अलग है भाई। नीतीश जी पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ना है। मैं कह रहा हूं कुछ भी ना हो तो उन्हें कम से कम एक सामान्य नैतिकता का पालन करना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कर रहे हैं, तैयारी चल रहा है, विलय भी हो ना, कर देना चाहिए। वो तो खैर उनका डिसीजन है, कब लेते हैं। मैं कहता हूं कर ही देना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं वो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, वो सत्ता लोभ दिख रहा है। बीजेपी का स्टैंड यहाँ भी तो ईगो की लड़ाई है, धोखा तो इधर भी मिला है। वो तो जाहिर है, आरसीपी यहाँ भी लिया जाएगा बदला। आरसीपी सिंह, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब क्या है? ये सब वही सब तो है। तो ये आपको लगता है बिहार में भी ये सब महाराष्ट्र का पार्ट 3 देखने को मिलता है? आप महाराष्ट्र न कहिए, वहाँ की अपनी स्थितियां हैं और वो लोग पहले से ही तैयार बैठे। फिर भी मेरा सवाल बरकरार है, बिहार में ऐसा हो सकता है जैसा महाराष्ट्र? एकनाथ शिंदे कोई नहीं, इसलिए मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन राजनीति तो जा रही है। चलिए, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की सियासत में किसका नफा किसका नुकसान? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। क्या अजीत पवार, एकनाथ शिंदे आ गए, सत्ता में है, अभी एक सीएम है, एक डिप्टी सीएम है, लेकिन आने वाला समय इनका कैसा रहने वाला है? क्या इनको नुकसान होगा? इनकी राजनीति कमजोर होगी? क्या उद्धव और शरद पवार वापसी कर पाएंगे? जैसे बहुत से सवाल हैं, इस पर आपकी टिप्पणियां भी बहुत अहम है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।